आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। केंद्र सरकार ने आज देश का बजट जारी कर दिया है। वैसे तो इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान रहा है 12 लाख की इनकम टैक्स तक फ्री। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस की सीमा भी 10 लाख रुपए तक कर दी है। बजट में सरकार ने कैंसर की दवाएं, ईवी की कार, स्कूटी, टीवी, मोबाइल जैसी जरूरत वाली चीजों को भी सस्ती कर दिया है। तो ये बजट जो है किसान, युवा, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर के आया। इस बजट का जो फोकस है वो इन सब वर्ग पर रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार इस बजट को मिडिल क्लास का बजट कह रही है, तो उधर विपक्ष का कहना है कि बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ खास है ही नहीं। तो आज इस पूरे मुद्दे को लेकर के, यानी कि बजट को लेकर के विस्तार से समझेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस बार के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली। इनकम टैक्स में ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान होते ही संसद भवन तालियों से गूंज उठा। To income of 12 lakh rupees. बजट में सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए हुआ है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों को कुल 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री मिलेगी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस फैसले से देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा मिलेगा। बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि नए टैक्स स्लैब में सरकार 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लेगी। 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। लेकिन 12 लाख रुपए तक की इनकम पर लगने वाले टैक्स को सरकार रिबेट के तौर पर माफ करेगी। पीएम मोदी ने भी इस बजट की खुलकर तारीफ की। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। सरल भाषा में समझें तो अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी आय 12 लाख से ज्यादा है तो न्यू रिजीम में नए स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, जिसमें आपको फायदा होगा। अब जरा समझिए कि वित्त मंत्री के इस ऐलान से कैसे मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई। That there will be no income tax payable. अगर आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए है तो आप 30,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 50,000 रुपए की बचत होगी। 12 लाख रुपए की इनकम पर 80,000 रुपए तक टैक्स का बोझ हल्का होगा। 20 लाख रुपए की आय पर 1,30,000 रुपए की बचत होगी। Up to income of 12 lakh rupees. लोगों ने सरकार के इस फैसले को गेम चेंजर करार दिया और कहा कि इससे मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यह बजट मध्यम वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विवेक सिंह, बजट एक्सपर्ट। तो आप दोनों का सबसे पहले स्वागत। और विवेक जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। देखिए, बजट आज पेश हुआ है और कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि बजट जो है वो मिडिल क्लास के लिए बल्ले बल्ले वाला बजट है, यानी कि मिडिल क्लास को काफी फायदा होने वाला है। किस तरीके से इस बजट को आप देखते हैं, समझते हैं? देखिए आंचल जी, हमको समझना पड़ेगा। देखिए, बजट केवल एक जगह टोटलिटी में देखें तो बजट जो है हम दिखाता है कि हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे
और दूसरा पक्ष यह है कि हम उसका कैसे एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। तो देखिए जो 48 लाख करोड़ का जो बजट है उस पर फोकस सभी पे किया गया है। और देखिए हमारा अगर ग्रोथ रेट अगर हम चाहते हैं कि हम मोमेंटम बना के रखें तो जो हमारा 6.5% जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको बनाने के लिए आपको जो है डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, साथ साथ सप्लाई साइड को फोकस करना पड़ेगा। तो डिमांड बढ़ाने के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि परचेजिंग पावर जो कंज्यूमर की है वो बढ़े, तो ज़्यादा डिमांड होगी। और कंज्यूमर को परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए आपको एक ही काम कर सकते हैं कि आप टैक्स में छूट दें। देखिए 10 करोड़ के आसपास जो है इनकम टैक्स फाइल करने वालों की संख्या है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि इनकम टैक्स एक्चुअल में पे करते हैं। तो यह बिल्कुल उम्मीद से जो है परे है और मुझे तो नहीं लग रहा था कितना बड़ा छूट होगा, लेकिन जो छूट दिया गया है लगभग 12.75 लाख, क्योंकि मैं एग्जेम्पशन लिमिट प्लस डिडक्शन को जोड़ दे रहा हूं तो 12.75 अगर किसी का लाख तक रुपए का जो है उसका एनुअल सैलरी है तो उसको जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि अगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इसके बाद किसी का 13 लाख हो गया, किसी का ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो देखिए अगर आपकी इतनी सैलरी है जो थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जहां तक फायदे की बात है वो 70,000 80,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का फायदा 25 लाख जिसकी सैलरी है उसको मिल रहा है। दूसरी बात मैं बात करना चाहूंगा कि सप्लाई साइड में जो है इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। एग्रीकल्चर के लिए जो है प्रमोशन के लिए काम किया गया, क्योंकि फार्मर्स को उनका जो क्रेडिट कार्ड है उसके लिमिट को बढ़ा दिया गया है। हम स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं ताकि आपके अगर देखिए तो जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज थे लगभग 700 थे जो कि 1200 हो गए हैं। न्यू मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, लगभग 1 लाख न्यू सीट्स उसमें लाया गया है। तो चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो इनोवेशन की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो, लगभग सभी पक्षों को छुआ है। खास करके अगर मैं विमेन की बात करूं तो उसके उस संदर्भ में भी ने एक बड़ा अच्छा ऐलान हुआ है कि लगभग 20 करोड़ तक का जो है उनको जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फायदा जो है सरकार की तरफ से मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है चाहे वो महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर सेक्शन हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, सबका ध्यान रखा गया है। और देखिए ये जो बजट है वो संतुलन बनाता है, क्योंकि एक तरफ आपको ग्रोथ को भी आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ आपको देखना है कि जो पुअर क्लास सेक्शन है उनको भी फायदा मिलता रहे। तो देखिए ऐसा हम लोग सोचते हैं कि अगर पॉपुलिस्ट बजट होगा तो क्या होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बजट होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर सबको साधा गया है और मुझे लगता है कि इसमें 10 में से 10 नंबर कम से कम मिलने चाहिए, क्योंकि जितना कर सकता था देखिए आपने भी कह दिया कि जो बजट को है वो 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो बजट है वो काफी अच्छा रहा है और जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ बजट रहा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कौशल कांत का हम रुख करते हुए, कौशल कांत जी देखिए विपक्ष का कहना है कि भले ही सरकार कह रही हो कि बजट जो है वो जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ है, मिडिल क्लास का लिए बजट जो रहा है, मिडिल क्लास पर खास फोकस रखा गया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं रखा गया, मिडिल क्लास के लिए तो कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हुई। देखिए एक आम आदमी की जो सोच होती है, सबसे जरूरी है कि आपको ये देखना होगा इनकम टैक्स में कितने लाख पे छूट दी गई। आप ये देखिए कि 2014 से पहले जो छूट थी ये 2.5 लाख रुपए तक थी। इसी छूट को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा काम किया सरकार ने। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अपने जमाने में जब उनका सरकार था तो 2.5 लाख रुपए की छूट थी, और पिछले 10 सालों को अगर हम देखें 2024 की बात अगर हम आज कर रहे हैं तो आज वो बढ़कर के हो गई है 12,75,000 रुपए। अगर ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और शायद यही वजह है कि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए आपके प्रोग्राम में वो आज भाग लेने भी नहीं आए हैं। अदरवाइज हमेशा तो कोई न कोई विपक्ष का आदमी होता नहीं कौशल कांत जी, हमारे साथ विपक्ष के लोग भी जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं। आपने नाम अभी हमारे साथ वो जुड़े हैं, उन्होंने थोड़ी देरी कर दी आने में, लेकिन विपक्ष के लोग हमारे साथ जुड़े हुए। मैं बता देती हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं एक बार विपक्ष से आपको मिलवा देती हूँ। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। इसके साथ मोनिका गुप्ता टैक्स एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। तो विपक्ष जो है वो आया हुआ है। कौशल कांत जी चिंता मत कीजिए। अच्छी बात है ना विपक्ष का। देखिए विपक्ष तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे तो आप ये बताइए 2024 से लेकर के आज तक किसी भी योजना को ले लें, इवन सर्जिकल स्ट्राइक को ले लें, राम मंदिर को ले लें, हर चीज में उसका विरोध किया है। तो विपक्ष का काम है इस आए हुए बजट में कमियां निकालना। विपक्ष अपना काम कर रहा है, और पर जो बजट आया है उस बजट के बाद एक्चुअली मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है। विपक्ष के पास कहने को प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। हर सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की गई है, और ये बजट जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का सपना है और जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी आधारशिला को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ रहा है।
अगर हम बात करें ये जो लोक लुभावन बजट तो जो है वो है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एनर्जी डिपेंडेंसी होती है पेट्रोल से हट करके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर हुई, विंड हुई, हाइड्रोलिक हुई, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, जहां पर स्मॉल साइज के रिएक्टर की बात की गई है, जिससे कि कल को सेल्फ ऑटोनोमस एनर्जी की बात हो, जो फ्री बिजली की बात हो रही वो खत्म हो जाए। आज इस तरीके से सोलर की योजना आई है कि आप सोलर पैनल लगाइए, ठीक है, बिजली दीजिए, ठीक है कौशल, ठीक है, रुक करेंगे आपका। एक बार मोनिका गुप्ता का रुक कर लेते हैं, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका जी, बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ी घोषणा की गई है, अनएक्सपेक्टेड घोषणा जो है वो की गई है, 12 लाख इनकम टैक्स फ्री। किस तरीके से देखे, किस तरीके से समझे, आम जनता को समझाया जाए तो सरल भाषा में कैसे समझाएं? देखिए, बहुत बड़ा कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया गया है। मैंने पहले भी कहा था, ये बजट पिछले 12 सालों में सबसे अच्छा बजट है। आप इसे कह सकते हैं जैसे कुंभ 12 साल में एक बार आता है, इसी तरीके से बीजेपी का 12 साल में सबसे अच्छा बजट है। 12 लाख की जो लिमिट दी गई है, अगर मैं इसको आम भाषा में बात करूं तो पहले 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, अभी 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपकी जैसे ही इनकम 12 लाख से आपकी 12.25 लाख हो जाती है तो आपको सीधा टैक्स 60,000 का लग जाता है। तो जो पहले बेनिफिट था, जो पहले स्लैब था, जो अभी स्लैब है, उसमें हर एक इंडिविजुअल को कम से कम 60 से 70,000 की बचत होगी अगर उनकी इनकम 12 लाख तक है। अगर मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं, आप 30% का टैक्स देते हैं और आपकी सैलरी इनकम 25 लाख 30 लाख रुपए है, तो हर एक असेसी को, हर एक व्यक्ति को कम से कम 1 लाख रुपए का फायदा होगा ही होगा। चलिए ठीक है, प्रियंका गुप्ता का रुख करते हैं। प्रियंका जी, आपने सुना ना कौशल कांत को कहना है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन बजट जो है वो काफी खास रहा और कांग्रेस तो कह रही है कि बजट जो है इस तरीके से पेश कर दिया गया, ना तो उसमें मिडिल क्लास का कहीं पर जिक्र है, मिडिल क्लास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, और जिस तरीके से चोट लग जाती है, गोली लग जाती है, उस पर पट्टी बांधने का काम सरकार ने किया। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बचत को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। पहले 80C होता था, आप लोन लेते थे, हाउसिंग लोन लेते थे, उसमें बचत का ऑप्शन होता था, पर अभी बचत के लिए मोटिवेट नहीं किया जा रहा है किसी भी जो है स्लैब में। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम बात करें कि अगर बात करें कि बचत कैसे बढ़ेगी और कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, तो उन सारी चीजों को फोकस नहीं किया। बेरोजगारी को लेकर इस बजट में कुछ भी नहीं था, और मिडिल क्लास के अलावा आप मान के चलिए टैक्स कितने लोग पे करते हैं? टैक्स लगभग 9 करोड़ लोग पे करते हैं, और उसके साथ में 9 करोड़ में से कुछ लोग तो जीरो टैक्स ही फाइल करते हैं, लगभग 3 करोड़ के आसपास टैक्स पे करते हैं। तो सबसे बड़ा बात करिए कि बाकी बचे हुए लोगों के लिए आपने क्या है बजट में? आपने गरीबों के लिए कोई भी कुछ भी नहीं रखा है। आपने जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए क्या है आपके पास? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप मैन्युफैक्चर पर नहीं ज्यादा खर्च करेंगे तो उस पर रोजगार सृजन का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो इनका ड्रॉबैक था वो रोजगार सृजन नहीं था। और रही बात, मैं बात करूं कि जो इंडियन लोगों के लिए आपने क्या किया, आप सबसे बड़ी बात चीज, कृषि का बजट पुराना आप खर्च नहीं कर पाए, आप रूरल डेवलपमेंट का जो पुराना बजट है वो खर्च कर नहीं पाए, स्वास्थ्य और शिक्षा का जो बजट था वो तक खर्च नहीं कर पाए, सामाजिक कल्याण का बजट नहीं खर्च कर पाए, आप अर्बन डेवलपमेंट का बजट नहीं खर्च कर पाए, आप ग्रामीण डेवलपमेंट का बजट नहीं खर्च कर पाए। इसी तरीके से अगर आप बात करें कि आपने जहां जहां चुनाव है वहां के लिए स्पेशल पैकेज रखे, और उस स्पेशल पैकेज आपने 2024 में भी रखे थे, तो चुनावी बजट इसको मैं कहूंगी पूरी तरीके से, और एक सेक्शन को बेनिफिट जरूर दिया, बाकी सारे सेक्शन को पूरी तरीके से इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? उसका इम्पैक्ट देखिए, आप जो शेयर मार्केट थी उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, कौशल का रुख करेंगे कि जो बजट है वो चुनावी बजट रहा, लेकिन उससे पहले विवेक जी का रुख करते। विवेक जी, आपने तमाम बातों को सुना होगा प्रियंका जी का, उनका कहना है कि सिर्फ एक वर्ग पर फोकस रखा गया, बाकी वर्गों पर फोकस नहीं रखा गया है। देखिए आंचल जी, प्रियंका जी ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि एक वर्ग पर फोकस किया गया और बाकी वर्गों पर फोकस नहीं किया गया है। तो वह जो अच्छे प्रश्न तो यही है ना कि बाकी वर्ग कौन है, वो शायद प्रियंका जी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं बता रही है। देखिए, जब कांग्रेस का शासन था तो 1 लाख के ऊपर टैक्स लगता था। देखिए, अभी प्रियंका जी ने बहुत सही बात की, सेविंग्स कैसे बढ़ेगी? अरे सेविंग्स तो तब बढ़ेगी जब आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा या आपके जो है टैक्स रेट कम होगा। तो टैक्स रेट सीधे जो है
आप मानिए 2-2.5 करोड़ लोग तो टैक्स देते हैं ना, तो उन 2.5 करोड़ लोगों जो एक्चुअल में टैक्स जो पे कर रहे हैं, जो कि हीरो हैं, अगर उनका किसी को 70,000, किसी को 80,000, किसी को 1.5 लाख रुपए बच रहा है, तो ये सेविंग्स ही तो है। आप किस तरीके से सेविंग्स को परिभाषित करते हैं? दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कि एक्चुअली बिल्कुल गलत है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। देखिए, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी जो है लिया था, मैं भी प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स का, तो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी पे जो है फोकस किया जाता है इन्फ्लेशनरी कंट्रोल करने के लिए। रही बात टॉलरेबल जो लिमिट है वो 4 to 6% है, जबकि भारत में जो है इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बहुत टाइप का है, लेकिन जो सीपीआई है वो 5.5% के आसपास है, जो कि दुनिया के किसी देश में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका 5.5% है, जो कि हो सकता है कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप 5.5% लेके साथ में चल रहे हो और आप जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहते हो, तो यह जो है ठीक है। रही बात, उन्होंने एक बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि जो वो सारे जो सेक्शन है जिनको कि बेनिफिट नहीं मिला है, उनका अगर मुझे 2-3 नाम गिना देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग का भी उन्होंने जिक्र किया कि मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है चाइना के तर्ज पे। दूसरी बात जो है, मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है, लेकिन आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 3.5% का हमारा ग्रोथ रहा है। हमारा सर्विस सेक्टर सबसे अच्छा कर रहा है। एक्सपोर्ट में हम $640 बिलियन का हमारे पास जो है फॉरेक्स है, तो जो कि 12 से 13 महीने का जो है इंपोर्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। रही बात, कोई भी सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर पर फोकस किया गया है। आपने जो है 74% से 100% जो है अप्रूवल कर दिया गया है, FDI को मंजूरी दे दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में। अगर आप, मैं तो बार बार बोलता हूं कि सिंगापुर इतना बड़ा देश है, वो केवल और केवल एक चीज पे डिपेंड करता है, और वह है जो है टूरिज्म। तो भारत में कितने बन सकते हैं, कितने सिंगापुर बन सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जितना सरकार कर सकती है। देखिए, एक होता है सरकार करती है नहीं, और दूसरा होता है कि सरकार करती है तो दिखती है। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार करती हुई दिख रही है। यहाँ पर सरकार जो कदम उठा रही है वो सब दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, आशीष गुप्ता का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, बजट तो काफी खास रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को किस तरीके से गति मिलेगी? मैम, निश्चित तौर पर अगर मैं सरल शब्दों में इस बजट को समझाऊं तो ये मैं कहूंगा कि इस बजट का एक दूसरा नाम होगा प्रावधानों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोविजंस। आसान शब्दों में फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया गया है, जिसको 4.4% पर लाया जाएगा आने वाले 2 साल में, जिसके लिए आम आदमी के हाथ में पैसा दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब, जो कि पहले 15 लाख के बाद 30% थी, जिसको कई हिस्सों में बांटकर 24 लाख के बाद 30% पर लाया गया है। निश्चित तौर पर इससे आम आदमी के हाथ में पैसा बढ़ेगा, उसकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जीएसटी से ज्यादा कलेक्शन होगा अगर वो ज्यादा खर्च करेगा, और फिस्कल डेफिसिट अपने आप कम होगा। हालांकि इसमें बहुत निवेशकों को कैसे फायदा होगा? निवेशकों को कैसे फायदा होगा? क्या क्या फायदे होंगे? आप देखिए, 74% FDI जो पहले इंश्योरेंस सेक्टर में थी, उसको 100% तक किया गया है। MSME सेक्टर, जो सबसे बड़ा रोजगार सृजन का एक हमारा केंद्र है, जिसकी क्षमता क्रेडिट गारंटी पहले 5 करोड़ थी, उसको 10 करोड़ तक लाया गया है। पेट्रोल, डीजल, कोल पर भार कम करने के लिए 2047 तक 100 गीगावाट की जो एनर्जी होगी वो न्यूक्लियर कंट्रीब्यूट करेगा हमारे देश में। अब फिस्कल डेफिसिट और कम कैसे होगा? 12.7% मीट्रिक टन का प्लांट जो कि असम में अनाउंस किया है हमारी वित्त मंत्री जी ने, उससे हमारा जो आयात है खाद एवं उर्वरक का, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, DAP की बहुत शॉर्टेज रही है। अगर हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उससे राजकोषीय घाटे को और कम किया जाएगा। आंचल जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए, बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट तब बढ़ेगा जब आपके यहाँ करप्शन फ्री हो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ निवेश को जो प्रोत्साहन देने के लिए नीतियां हों। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम आगे हैं। हम MSME सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लाखों ऐसे यूनिट है जो कि रोजगार भी सृजन करेंगे और देश को एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। हम FDI पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि FDI अगर आप देखिए, जो इकोनॉमिक जो रिव्यू आया है उसमें भी FDI की जो है हमारे देश में बढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका टोटल जो कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 450 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि हमारे GDP का 136% है। जाहिर सी बात है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, सबका जो है रुझान बढ़ा है। और मुझे लगता है कि यह डेवलप्ड इंडिया बनाने में जो 2047 का सपना है, उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। चलिए ठीक है, कौशल जी आपका रुख करते हुए, प्रियंका जी को सुना ना आपने, कह दिया है कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वो चुनावी बजट है। इसीलिए तो सरकार ये भी कह रही है ना कि अब 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा तो ये चुनावी बजट का जो ताना मारते हैं विपक्ष वाले वो भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसमें साथ देना चाहिए, जिससे कि कम से कम कोई भी, हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो,
ये तो ना कह पाए कि बजट चुनावी है। खैर इनका जवाब देता हूं। ये एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई में जो निवेश है वो 2.5% बढ़ा है और जो टर्नओवर जो है वो 2 गुना बढ़ाया गया है। 10,000 करोड़ के स्टार्टअप्स के लिए दिया गया है। नई योजना के जरिए जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, उनको प्रोत्साहन दिया गया है। उनको उद्यमियों के 5 लाख उद्यमियों को 2 करोड़ की राशि दी गई है। तो लेकिन विपक्ष का कहना यह है ना कि दिल्ली और बिहार पे खासा फोकस रखा गया। दिल्ली और बिहार का बार बार जिक्र विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, दिल्ली और बिहार को आप छोड़ दीजिए, दिल्ली और बिहार के अलावा क्या मिडिल क्लास नहीं रहता क्या? फिशरी कहां पर है? बिहार में कौन सी फिशरी चलती है? क्या कृषि प्रधान देश अगर है हमारा तो उसमें दिल्ली और बिहार कितना कृषि में कंट्रीब्यूट करते हैं? अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो दिल्ली और बिहार में कितनी इंडस्ट्री है? तो ये सिर्फ मतलब मैं प्रियंका जी की बात की कमजोरी को समझता हूं, क्योंकि उनको तो अब अपने विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ कमियां निकालनी पड़ेगी। कमी तो बाद में निकाल देंगे। अरे सर मैडम सुनिए तो, देखिए आपका दिल जानता है, आप अपने पड़ोसियों से मिल रही है, अपने साथियों से मिल रही है। ऐसा बजट सीरियसली किसी ने, इवन हमने भी नहीं सोचा था कि 12.5 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी। मतलब आप कहाँ है? ठीक है, ठीक है, टैक्स फ्री इनकम, ठीक है प्रियंका जी, लोग आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते प्रियंका जी। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ एमएसएमई की बात हो रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ, लगातार एमएसएमई जो घट रहे हैं उनके लिए क्या किया आपने? एमएसएमई तो लगभग 60 लाख कोरोना काल के बाद बंद हो गए और उसकी तर्ज पर नए एमएसएमई नहीं बन पाए। सबसे बड़ी चीज है आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पा रहे, इसीलिए तो बाहर से मंगा रहे। और फॉरेन रिजर्व की बात करें तो फॉरेन जो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार वो तो कम हो रहा है लगातार, और रुपए की वैल्यू क्यों घटती चली जा रही है? विदेशी मुद्रा भंडार कम कैसे हो रहा है? आप कौन सा डेटा पढ़ के आते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है विदेशी मुद्रा भंडार कैसे कम हो गया? आप ही बता दीजिए, पहले कितना था और अब कितना? घटा नहीं है? नहीं, कब कितना था? इसके पहले जो है 500-550 जो है बिलियन डॉलर था, अभी लगभग 640 बिलियन डॉलर है। कहाँ घटा है, कहाँ बढ़ा है? मीन्स बढ़ा है ना, घटा तो नहीं है। प्रियंका जी नहीं, आप पहले से देख लीजिएगा। पहले से किसका? हम वीकली देखें कि मंथली देखें कि ईयरली देखें, कैसे देखें आप बताइए ना। अरे भाई अभी तो न्यूज में था कि विदेशी भंडार कम हो गया। अरे वो हर हफ्ते का होता है मैडम, हर हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें कुछ घटता बढ़ता है और डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। रही बात आपने कहा एक्सपोर्ट हमारा जो है कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये कोई आज की समस्या नहीं है। अरे सुनिए, मैं इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाता हूँ, देखिए ये कोई आज की समस्या नहीं है। हरदम जो आप सुनिए ना, फिर आपको पता नहीं है। अरे आपको पता नहीं है ना, इम्पोर्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम प्रोडक्शन करने के लिए हम टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, क्योंकि हम मशीनरी मंगा रहे हैं, तो देखिए इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यहाँ पर बैठकर कौन सी टेक्नोलॉजी बना रहा है? लोग चैट जीपीटी बना ले रहे हैं, कोई डीप सीक बना ले रहा है, आप क्या बना ले रहे हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं? नहीं तो एक सेकंड आपने एक्सपोर्ट की बात किया ना, तो एक्सपोर्ट हमारा हरदम से जो है कम रहा है। रही बात एक्सपोर्ट में हमारा बढ़ रहा है, और आप देखिएगा $1 ट्रिलियन जल्द हो जाएगा। कर नहीं पा रहे हैं। अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? बेकार की बात तो आप करें, आपके पास एक तथ्य नहीं, आपके पास एक फैक्ट नहीं है, आप क्या करें आपको शायद खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। बेकार की बातें ऐसा नहीं, बेकार की बातें कुछ नहीं होता है। आप पहले पढ़ के आइए, थोड़ा समझ के आइए, थोड़ा पूछ के आइए, और नहीं पता है तो किसी से कंसल्ट करके आइए। ऐसे थोड़ी होता है। बोलिए ना कि आप दूसरे की बारे बोलने लगेंगे। आप अपने बात में रखिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब आप गलत तथ्य दे रही हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, एक करके बात करते हैं। प्रियंका जी पहले आप अपनी बात पूरी रख लीजिए। ठीक है, आप पहले आप अपनी बात पूरी रख लीजिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कृषि के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम क्रेडिट दे देंगे। अरे भाई क्रेडिट नहीं चाहिए, उसको आमदनी दुगनी करने का जो वादा किया था वो क्यों नहीं किया आपने? आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसका क्या रीजन है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या किसानों को देना है? आपने दलितों को जो छूट दी जाती थी, जो रिबेट दी जाती थी, उसमें भी कटौती कर दी। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं लगातार, अगर हवाई अड्डा बनाते भी तो हवाई अड्डा आपने मित्रों को दे देते हैं, तो क्या नतीजा निकलता है? देश की संपत्ति जिस तरीके से लगातार आप बेचते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से नौकरियां कहां बढ़ेंगी? सबसे बड़ी बात तो मुझे नौकरियां कहीं नहीं दिखती। आपके बजट में रोजगार को लेकर कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी इस बजट की जो कमी है वो यही है कि अगर रोजगार ही नहीं होगा, सैलरीड लोग ही नहीं होंगे, तो सैलरी टैक्स देने वाले लोग कहां से आएंगे?
चलिए, आप ठीक है। जितने लोग हैं उन पर तो उनको ठीक है, बढ़ा ठीक सकते है, हैं, बस ठीक है। बाकी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, ठीक है विवेक जी, इन्होंने ठीक है। एग्री सेक्टर की बात किया तो रिकॉर्ड 3.5% इकोनॉमिक रिव्यू देख लिया, 3.5% जो है इस ईयर जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। रही बात, देखिए आप थोड़ा तथ्य समझ के बात करिए, ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन होगा। बड़ा है पर उसकी जो कॉस्टिंग है वो तो निकल नहीं किसानों की। अजीब आदमी आप यहाँ बैठे हुए कौन सी इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं? आप उसकी costing सुनिए निकल नहीं सुनिए, रही, अगर उसकी उल्टा MSME उल्टा ना बोलिए, वरना मैं आपसे ज्यादा उल्टा बोलूंगा, नहीं नहीं, आपको देखिए तकलीफ हो भाषा की जाएगी। मर्यादा रखिए, यहाँ पे उल्टा सीधा ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, आपसे भाषा की ज्यादा मर्यादा बोलूंगा रखिए। मैं। देखिए आप लोगों के लिए ये मंच है, लेकिन भाषा की मर्यादा रख करके बात रखे। प्रियंका जी जवाब हम ले लेते हैं, समझ लेते हैं, विवेक जी से समझ लेते हैं। बेइंतहा हो चुकी है भाई, ये बेशर्मी पूरी तरीके से लाद के चरण चुंबक बने हुए हैं लोग। नहीं, विवेक बिल्कुल। प्रियंका जी आपने तो देखिए, क्लोज कर बेशर्मी की दिया तो है। कोई बात अभी हुई नहीं है। देखिए आप ही गुस्सा हो रही हैं, बाकी अभी तक किसी भी पैनलिस्ट ने गुस्सा नहीं किया है। कि मेरे बारे में क्यों बोल रही है? जब मैं मैं कह आपके रही हूं बारे कि में नहीं बोल किसानों- रहा हूं, आपके बारे में मैं नहीं बजट के बोला बारे गया में प्रियंका बोल जी, रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ठीक है, बारे में ठीक बोल है, रहा हूं। मैं ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, आपको अपने ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, शांति बनाए रखिए, ठीक है, किसान प्रॉफिट में आपको दिख रहा है? चलिए, ठीक है। कौन सा किसान प्रॉफिट में है? ठीक है, ठीक है। मोनिका गुप्ता के पास जाते हुए, मोनिका गुप्ता जी आपने प्रियंका जी को सुना ना, तमाम चीजें उन्होंने कह दी कि किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं हो रहा है। आप समझाइए किस तरीके से आज के बजट को देखती है और क्या नहीं हो रहा है किसानों को फायदा? मैडम कैसे रोजगार नहीं हो रहा है? रोजगार बिल्कुल जनरेट हो रहा है। आज के बजट में आपने सुना होगा सरकार ने बोला कि अगले 5 सालों में सरकार अपनी असेट्स को बेच के डिसइन्वेस्टमेंट करके 10 लाख करोड़ जनरेट करने का प्लान है। वो 10 लाख करोड़ जब जनरेट होंगे तो कहीं तो इन्वेस्ट होंगे। जब वो इन्वेस्ट होंगे, सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और रोजगार तो अपने आप जनरेट होगा। तो सरकार की जितने भी प्लान्स हैं, आप किसी भी सेक्टर पे देख लें, चाहे आप एग्रीकल्चर पे देख लें, चाहे आप बिजनेसमैन न्यू एंटरप्रेन्योर को देख लें, चाहे आप एमएसएमई को देख लें, हर सेक्टर में बढ़ावा दिया गया है। हर सेक्टर का इसमें ध्यान रखा गया है बजट में। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक जी। एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सड़क बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, इससे जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो एमएसएमई सेक्टर बढ़ रहा है उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकर के ज्यादा विवेक जी, इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे लोगों को रोजगार। देखिए रोजगार की बात करें तो उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रोजगार के बारे में आपको बात करना पड़ेगा। केवल डायरेक्ट रोजगार के बारे में आपको बात करके काम नहीं चलेगा। किसानों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते। देखिए कि बीते दिनों भी हमने देखा है कि किसानों का मुद्दा कितने जोरों शोर से गूंजा। उन्होंने किसानों को लेकर के भी कहा कि क्रेडिट कार्ड की आपने लिमिट बढ़ा दी, इससे तो किसानों को फायदा नहीं होगा। देखिए किसानी के लिए भी आज टेक्नोलॉजी चाहिए, आज उनको पैसा चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दिया गया, 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है तो अच्छी बात है, किसान तो खुश होंगे ना। लेकिन अगर आपकी देखो ये हो सकता है एमएसएमई जो उनका जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है उसमें एक अलग मुद्दा है, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन सरकार देखिए किसानों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रेडिट दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है किसान जो है उसमें देखिए, और आप केवल एक बजट से उम्मीद नहीं कर सकते दुनिया की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो सरकार लेकिन जितना वो कर सकती है, 47-48 लाख करोड़ का बजट है, जहां जहां वो कर सकती है वहां वहां काम कर रही है। और जाहिर सी बात है एक दिन में या एक साल में कुछ नहीं होने वाला है। लगातार अगर सतत प्रक्रिया जारी रहेगी तो फिर हमको उसका फायदा देखने को मिलेगा। रही बात अगर रोजगार की, मैं केवल एक पॉइंट कहूंगा कि अगर हम स्किल इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, जो कि पहले 700 यूनिवर्सिटीज थी आज 1200 हो गई है, मेडिकल कॉलेज डबल हो गए हैं, 1 लाख से ऊपर की सीट जो है बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। हम प्राइमरी एजुकेशन को भी इनोवेशन से और टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी स्किलफुल जॉब होती है, सेमी स्किल्ड जॉब होती है, अनस्किल्ड जॉब होती है, और अगर हम स्किल डेवलपमेंट की फोकस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग 25 करोड़ जो निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी उनके पास होगी और वो अच्छी जगह पे सेटल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लगातार सरकार काम कर रही है। जो चीजें महंगी हुई है, बुने हुए कपड़े, सोलर ग्लास, प्लास्टिक प्रोडक्ट, इन सबसे कोई नुकसान? देखिए बजट में तो देखो, बजट में आपको अगर रेवेन्यू जनरेशन भी एक माध्यम है। अगर आप एक तरफ इनकम टैक्स में छूट दे रहे हो आप जो है, तो दूसरी तरफ से आपको पैसा लाना भी तो पड़ेगा ना। अब पैसा लाने के लिए कहीं पे जहां पे आपको लगता है कि ये एजेंशियल आइटम, जैसे आप देखो ड्रग्स है, वो इक्विपमेंट यूज होते हैं मेडिकल डिसीजेज के लिए, तो जाहिर सी बात है ड्रग्स पे कस्टम ड्यूटी 5% कर दिया गया है। जहां जहां कम सरकार करती है वहां कम करेगी, लेकिन सरकार को पैसा चाहिए ना, उसको लाना एक बार पड़ेगा। आशीष गुप्ता का रुख कर लेते हैं। आशीष जी आपसे समझना चाहेंगे, मिडिल क्लास वाला बजट कहा जा रहा है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी का बार बार विपक्ष की तरफ से जिक्र किया जा रहा है। पूरे बजट को अगर आसान भाषा में समझे तो महंगाई बेरोजगारी का जख्म कम होगा क्या इस बजट से? मैम महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार एक ही बात बार बार कहती है कि हम अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जो कि मैं बात मानता हूं कि बेरोजगारी थोड़ी सी बढ़ी है समय के साथ साथ, और लेकिन सरकार ने इसने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो किया है, 2 से 2.5 गुना उसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया है, 5 करोड़ से 10 करोड़।
ये एक भारत को एक वैश्विक स्टार्टअप केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक मदद मिलेगी। नया फंड उभरते उद्यमियों को सहायता करेगा, घरेलू पूंजी निवेश को निश्चित तौर पर प्रोत्साहन देगा और वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। ये बात समझने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, महंगाई अगर बढ़ रही है तो आप ये देखिए कि किसानों के लिए भी सरकार कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि सभी फसलों पर, लेकिन गेहूं, चावल या गन्ना, ये जो हमारी मेजर फसलें हैं उत्तर भारत की, अगर हम कहें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर एमएसपी को बढ़ाया गया है जिससे किसानों की जेब में भी पैसा जाएगा। और तो इतना हैवी सब्सिडी जो कहीं ना कहीं उर्वरक, खाद को दिया जा रहा है, उसके लिए सरकार ने खास प्रोविजन रखा है कि 12 लाख मीट्रिक टन का एक प्लांट जो आसाम में सेटअप किया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये जल्दी ही हो जाता है तो। उसके बाद 60,000 करोड़ का जो अनटैप पोटेंशियल है जो फिशरी सेक्टर में, मछली पालन क्षेत्र में, वो अभी तक अछूता रहा है, अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। अगर कहीं ना कहीं वो हासिल सरकार कर पाती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हालांकि कहना, क्योंकि घाटे को भी कम रखना है और खर्चा भी बढ़ाना है, आम आदमी की जेब तक पैसा भी पहुंचाना है, जीएसटी या कलेक्शन भी बढ़ाना है। ये अपने आप में एक चुनौती अवश्य होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि हाँ इससे महंगाई कम ही हो जाएगी, लेकिन एक प्रयास जरूर है सरकार का। चलिए ठीक है, एक बार प्रियंका जी का रुख कर लेते। प्रियंका जी देखिए, दो एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जो सवाल आपने उठाए किसानों वाले, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स ने बड़ी आसान भाषा में समझाया कि किस तरीके से किसानों को फायदा होगा। अरे भाई देखिए, किसानों को फायदा तब तक नहीं होगा जब उसकी लागत का उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा। दुगनी आय का वादा किया गया, वो तो मिला नहीं। अभी कह रहे थे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। अरे भाई गूगल पे कर लीजिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई से करीब 60 अरब डॉलर कम हो गया। पढ़ के लिख के आते नहीं, पता नहीं क्या यहाँ बैठ के बातते रहते हैं। कभी घटता है, कभी बढ़ता है, तो बढ़ा है। आपको इतना पता होना चाहिए। वीकली रिपोर्ट आती है आरबीआई की। ठीक है विवेक जी, थोड़ी शांति नंबर में अब क्यों घट गया है? देखिए प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो बजट आज पेश किया गया है और हर तरफ बजट की तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस बजट को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वही इसी बीच